स्मार्ट विजन क्लासेस में स्वागत है। एंटी ग्रेड की इस पॉलिटिकल साइंस की श्रृंखला में हम सब स्वागत करते हैं। आज हाँ, गुड मॉर्निंग। सवालों की फिर से एक श्रृंखला है और आप सबको पता होगा कि 6 जनवरी को ही आपके उसका भी एग्जाम है, क्या कहते हैं, नेट जीआरएफ का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। तो उन सब में ये सवाल समान रूप से उपयोगी होंगे, तो उसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी सेशन, इस समय के सेशन को जरूर देखें। और एलटी ग्रेड वाले तो इसको देख ही रहे हैं, जरूर इसे देखिए। और जो विभिन्न जो एस्टेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं स्टेट्स की, वो बच्चे भी इसको समान रूप से उनके लिए भी उपयोगी है। तो इस परीक्षा वो सारे बच्चे इस सेशन को देखें और आप अपने यार दोस्तों को इस सेशन भेजिए और लाइक शेयर कीजिए जो बच्चे आ रहे हैं। अभी तो कुछ दिनों सेशन इसी यूट्यूब पे रहेगा, फिर आपको ऐप पे सारी क्लासेस दिखेंगी। ठीक, जो जो बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस वाले वो सारे बच्चे आ जाएं। जहां पे भी समान रूप से पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी उपयोगी है वहां के लिए ये सत्र उपयोगी है। आप सब लोग आइए, अपने यार दोस्तों को जोड़िए जल्दी से जल्दी। हम्म, चलिए, आइए हम अपने सब सवालों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्या क्या सवाल हैं आज के इस श्रृंखला में। कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाएगी तो डिसेंट्रलाइजेशन का तात्पर्य संघीय संरचना से होगा। पावर फेडरल स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, जब जब भी कोई भी सत्ता डिसेंट्रलाइज होती है तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वह ज्यादा होती है। ठीक, वह अकाउंटेबल ज्यादा होती है, जनता के प्रति वो ज्यादा अकाउंटेबल होती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो शासन सत्ता का जो स्तर है वह उच्च स्तर से लेके मध्य स्तर से लेके निम्न स्तर तक तीनों में वो अलग अलग रूप से विभाजित होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, सरकार के तीनों अंगों, सरकार के तीनों अंगों में, सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं, सरकार के तीन अंग शक्तियों का बंटवारा सरकार के तीनों अंगों में। ये कह रहा है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। देखिए कथन का जब भी हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो गुड मॉर्निंग, हाँ, तो हमें ये पता होना चाहिए ये हर एक स्टेटमेंट की क्या रिलीवेंसी है। अगर कोई स्टेटमेंट उन चारों ऑब्जेक्टिव सवालों में, अगर चारों में से उस कथन को डाला गया है तो वो किसी का तो सही उत्तर होगा या तो गलत होगा। तो ये किसी के तो सही उत्तर होंगे ना, ये किसी प्रश्न के तो ये सब सही उत्तर होंगे अगर जो गलत है। अगर ये कह रहा है सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा, तो ये उत्तर है, लेकिन इसका प्रश्न क्या होगा, जब बात की जाएगी शक्ति के, सरकार के शासन प्रणाली को बताने की, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, गुड मॉर्निंग रुपेंद्र, गुड मॉर्निंग विवेक। सरकारी संरचनाओं में शक्ति का विकेंद्रीकरण, अब सरकारी संरचनाओं में शक्ति का विकेंद्रीकरण से मतलब है कि आप देखते होंगे कि केंद्र की तरफ से एक जिले में डीएम साहब आते हैं और स्टेट की तरफ से जिले में एसडीएम साहब आते हैं। ठीक, आप पुलिस शासन में और राजस्व शासन में जो आप पदानुक्रमण देखते हैं उसमें हमें ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात दिखती है। तो यह कथन किसका सही हो जाएगा, जब शासन सत्ता का उपयोग किया जाए, जब गवर्नेंस की बात की जाएगी वहां पे ये कथन हमारा सही हो जाएगा। राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात किससे कर रहा है, ये हमारी बात कर रहा है वित्त आयोग की बात कर रहा है। वित्त आयोग क्या करता है, धन का जो बंटवारे की जो सिफारिश की गई है वह राज्यों को किस हिसाब से देना है, ये वित्त आयोग के उद्देश्यों की बात करना। अब बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना करना। पंचायती राज की स्थापना जब होगी, लोकल गवर्नमेंट पे जब स्थापना की जाएगी, लोकल गवर्नमेंट की जब स्थापना की जाएगी कि वहां से शासन सत्ता का सुचारू रूप निर्धारित हो, तो वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाएगा। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होगा। भारत में पंचायती राज की अवधारणा किस अनुच्छेद में है, यह हमारे पास अनुच्छेद 40 में है
कि ग्राम सभाओं के गठन की बात की गई है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो प्रश्न सॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो अन्य एक तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अन्य जो 3 कथन है वो किस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। ठीक, आगे चलता है, ये बीच बीच में कुछ बातें मैं आपको बताता रहूंगा। सवाल पूछ रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था ये भी बताना है, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के आरंभ के पीछे का उद्देश्य क्या था, और ये कहां से प्रेरित था ये भी बताना है हमें। जवाब आ रहा है, देखिए, अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जाएगी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह यूएसए की देन है। वहां पे ग्राम स्तर पे फोर्ड फाउंडेशन थी। फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1992 में, 1952 में हुई थी। हाँ, गुड मॉर्निंग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया? अगर यह सवाल पूछा जाए भारत में किस वर्ष किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ, और विश्व में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाए, दोनों के उत्तर एक होंगे। दोनों के उत्तर क्या होंगे? 1952 होंगे। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, ठीक है, 1952। अगला सवाल, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, हमें क्या पता होना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कहते किसे हैं? देखिए, धर्म की राजनीतिक से पृथक्करण की बात किसने कही है? यह कथन किसका है ये भी आप लोग मुझे बताइए। यह कथन, ये देखिए किसी का स्टेटमेंट है। एलटी ग्रेड में क्या क्या है, यूजीसी व बड़ी परीक्षाओं में क्या किया जाता है, जब किसी का कोई तात्पर्य पूछा जाता है ना, तो उसके नीचे जो 4 कथन होते हैं, वो चारों कथन किसी एक वक्तव्य के, किसी ने कुछ कहा है उसके विषय में, तो उससे डाल दिया जाता है। तो यह कथन किसका है आपको ये भी बताना है। पहला वाला कथन किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा? धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता अपने में क्या है? धर्म से निरपेक्ष, मतलब धर्म पे डिपेंडेंसी ना हो, धर्म के आधार, धर्म की कोई बात ही ना हो। यहाँ पे तो धर्म की तो बात हो गई, धर्म को निरपेक्ष रखा जाए, एब्सोल्यूट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे धर्म को एब्सोल्यूट कहाँ रखा गया है? यहाँ पे तो धर्म रिलेटिव हो गया ना। तो ये जो बी बताया वो ये तो एकदम गलत हो जाएगा, रिलीजन फ्रीडम नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही बात है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धार्मिक समानता, यहाँ पे भी धर्म क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। ठीक, रिलेटिव हो गया धर्म यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्य का कोई धर्म नहीं होता। यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। और धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कहां से कहां तक? 25 से 28 तक जो रखी गई है, यह इस पे युक्ति युक्ति प्रतिबंध लगाया जा, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग नीलेश। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणियां प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को, किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करनी? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के कितने आयाम है ये हमें पता होने चाहिए, कि राष्ट्रीय पार्टी के कितने आयाम होते हैं। देखिए, हमें पता है राष्ट्रीय पार्टी के 3 आयाम होते हैं। ठीक है, पहला होता है कुल मतों का 2%, दूसरा होता है 4 सीटें, ठीक, और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? हाँ, अलग अलग, 2 से अलग राज्यों में, 2 अलग राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा, 2 राज्यों में, 2 से ज्यादा राज्यों में, ठीक, प्लस राज्यों में। ठीक, तो यहां पे क्या कह रहा है? कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार का, मतों के आधार पे क्या हो जाएगा? 4 सीटें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक, 4 मतों के आधार पे प्राप्त करना आवश्यक है।
केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा की बात की जा रहा है। यहाँ पे आपको मैंने अनुसूचियां याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि किस किस कैसे कैसे अनुसूचियां याद करनी। अब देखिए, आपको पांचवी अनुसूची में क्या क्या है, पांचवी अनुसूची में बताना है। हाँ हाँ, ए नहीं होगा, राज्यों के मध्य की बात की जा रही है ना, ये विमलेश कुमार यादव जी, उसका 4 सीट, चार 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 4 होगा ऑप्शन उसका, बी होगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में इनके अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन और इससे संबंधित है। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। 10वीं किससे संबंधित है? और 12वीं किससे संबंधित? 12वीं तो नगर पालिका से। ठीक, SC ST ये क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है और वर्तमान में क्या है ये भी बताना है आपको। वर्तमान में क्या है और कितनी निर्धारित की गई है? वर्तमान में क्या है ये बताइए। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? किसी का जवाब आया है? 26। 25+1 मुख्य न्यायाधीश। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में। अब आप लोग चलिए, इस तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो गई, आप लोग मुझे बताइए हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश सहित? देखिए, हाई कोर्ट की बात की जाए तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। इनमें न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो इनमें न्यायाधीशों की संख्या है 1122, 122, 122 स्वीकृत है। ठीक है, आगे बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया बतलाई गई है? ये बताना है किस में बतलाई गई है? 368 में बतलाई गई। अब आप लोग बताइए 350 क्या है और 370 क्या है, 382 क्या है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 382, बताइए क्या है? हम्म, सही है। देखिए, ये तो 382 जो है यह हमारा क्या हो गया, वर्तमान में निरस्त हो गया है। ठीक, यह एक अस्थायी प्रस्ताव था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, ये क्या है, यह किसी भी संघ अधिकारी या राज्य के किसी अधिकारी का प्रयोग की जाने वाली जिस भाषा का वो प्रयोग करेगा, वो शिकायत निवारण किस भाषा में करेगा, उससे संबंधित इसके प्रावधान। ठीक है, अगला सवाल बताना है, निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं बताना है और सही कौन सा है यह बताना है। भारतीय संविधान क्या संघात्मक है? भारतीय संविधान क्या संघात्मक है? हाँ, भारतीय संविधान संघात्मक है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान संघात्मक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का संविधान भी संघात्मक है। तो कहाँ का संविधान संघात्मक नहीं है ये बताना है। अमेरिका का संविधान संघात्मक है। देखिए, स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है भारत का संविधान। अब अगर संघात्मक, भारत का संविधान संघात्मकता की तरफ झुका हुआ है। ठीक, मुख्यतः है नहीं,
भारत का संविधान संघात्मक। तो संघात्मक संविधान की बात जब की जा रही है तो भारत का संविधान यहाँ पे संघात्मक मारेंगे, इसको भी हम टिक करेंगे, इसको भी हम टिक। लेकिन ब्रिटेन का संविधान तो स्पष्ट रूप से एकात्मक है, पूर्णतः एकात्मक संविधान की बात की गई है ब्रिटेन के संविधान में। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? पूर्णतः एकात्मक संविधान है। ठीक, तो सही नहीं कौन सा है? हमारा डी सही नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समितियों के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान समीक्षा के लिए कुछ कुछ नियुक्तियां की गई थी। ठीक, सबसे नवीनतम जो समीक्षा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो हमारा वेंकट वेंकट चलैयम द्वारा, जस्टिस वेंकट चलैयम द्वारा की गई थी। यह इन्होंने अपनी समीक्षा ये 2000 से 2002 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक, संविधान समीक्षा से संबंधित इन्होंने आरक्षण से संबंधित भी कई प्रावधान बताए थे कि उसमें जो है SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन की बात इन्होंने इसमें इन्होंने की थी। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम बताना है। लक्षद्वीप की राजधानी, ये सब सवाल देखिए, ये सब GS फैक्ट वाले सवाल हैं। ये सब कभी ना कभी तो एग्जाम में ऐसे वन लाइनर के रूप में आते रहते हैं। तो ये बताइए इसका क्या होगा? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। ठीक, तो इसमें कहीं कावारती है, कहीं कावारती नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक, लोकपाल विधेयक भारत में पारित हुआ था। लोकपाल विधेयक, अब बताइए, अच्छा बताइए, सबसे पहले लोकपाल की जो अवधारणा है वो विश्व में कहाँ आई? ये भी सवाल आ चुका है हमें। यही तुरंत जब भी लोकपाल आ जाए तो हमें समझ में आना चाहिए कि लोकपाल की जो वैश्विक अवधारणा है वह सबसे पहले कहाँ आई, ये भी हमें बताना है। ठीक, तो लोकपाल की वैश्विक अवधारणा कहाँ पे आई? बताइए, जवाब बताइए। नीलेश जी और ये करण, ये अपना जवाब बताइए। देखिए, लोकपाल की जो वैश्विक अवधारणा है यह तो बहुत पहले ही आ चुकी थी। यह 1917 में आई थी। ठीक, कि जब भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे थे तो तब से ये विचारधारा। लेकिन भारत में लोकपाल से संबंधित 11 बार विधेयक पेश किए गए। 11 बार विधेयक पेश किए गए। ठीक, परंतु सफलता मिली 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और आप लोग ये भी बताइए, वर्तमान में भारत के लोकपाल का नाम क्या? वर्तमान में भारत के कौन है लोकपाल, ये भी बताना है आपको। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद की बात कर रहा है। आप देखिए, प्रजातांत्रिक समाजवाद मतलब डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत का समाजवाद कैसा है? कार्ल मार्क्स का समाजवाद एक कट्टरवादी समाजवाद है, एक कट्टरवादी समाजवाद है, जिसको लेनिन ने। भारत का समाजवाद कैसा है? डेमो लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद की बात की गई है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद कैसा है इसकी बात की गई हमारे पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अगला सवाल, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखिए, लोकतंत्र कब ज्यादा सफल रहेगा? जब विकेंद्रीकरण की जो अवधारणाएं हैं, विकेंद्रीकरण की जो बातें हैं वह प्रबल रूप से अपना स्थान लें। जब विकेंद्रीकरण की बातें प्रबल रूप से अपना स्थान नहीं लेंगी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। और विकेंद्रीकरण भी हर स्तर पे होना चाहिए, केंद्र के स्तर पे होना चाहिए, राज्य के स्तर पे होना चाहिए, पंचायतों के स्तर पे होना चाहिए। तो जब लोकतंत्र के मजबूत की बात की जाएगी तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? द्विव्यवस्था, केंद्र के भी स्तर पे, राज्य के भी स्तर पे और पंचायतों के भी स्तर पे। टू पार्टी सिस्टम जब रहेगा तब जो है हमारी मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है वो क्या हो जाएगी? व्यवस्था चरमरा जाएगी, कोई एक नेतृत्व विहीन सत्ता हो जाएगी। ठीक, तो द्विदलीय जो प्रणाली होगी हर स्तर पे, द्विदलीय प्रणाली, वह टू पार्टी सिस्टम। जैसे आप केंद्र में आप देखते हैं भाजपा है, कांग्रेस है, आप हर एक स्टेट में अलग अलग
दो मुख्य दल होते हैं। जैसे इस वर्तमान में इस समय यूपी में आपकी समाजवादी पार्टी है और क्या कहते हैं ये बीजेपी है। ऐसे ही बिरजू जनता दल है। हर एक जगह पे दो दलीय जो पार्टी जो बात की जाती है वह पार्टी सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। ठीक, अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पे है? यह सवाल कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। 6 से 7 बार पूछा गया है सचिवालय से संबंधित सवाल। कहाँ पे है? करण बताओ सवाल, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हमारे न्यूयॉर्क में है। ठीक, जितने भी देखिए इससे संबंधित जितने भी यूएनईसी से संबंधित जितने सचिवालय होंगे वो न्यूयॉर्क में होंगे। ठीक, ऐसे एक मोटी मोटा हिसाब किताब हमें बनाना कि सचिवालय ऐसे याद नहीं होंगे, तो हमें ये देखना है कि कौन सा सचिवालय किस स्थान पे कहाँ कहाँ पे ज्यादा सचिवालय है। ठीक, ऐसे हमें पता कर लेना है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? और भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किससे प्रेरित थी? पंचवर्षीय योजना जो बात की जा रही है भारत में, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब प्रथम चुनाव हुए तभी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना भी लागू हुई। कब से हुई? 1951 से 56 तक हुई। ठीक, अब आप ये बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? वह किस उद्देश्य पे कार्य कर रही थी, आपको ये बताना है। ठीक है, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, सही कह रहे हैं। उद्देश्य क्या था? हमारा जो कृषि क्षेत्र है इसको मजबूत बनाना था। सबसे पहला कृषि क्षेत्र में काम किया गया, फिर उद्योग क्षेत्र में काम किया गया। ठीक, सबसे पहले कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अगला सवाल। मंडल आयोग गठित किया गया। मंडल आयोग गठित किया गया और मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी, वो सिफारिशें कब लागू हुई, यह बात भी बताइए। मंडल आयोग गठित किया गया था, सही है, 1979 में गठित किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1980 में। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब देखिए मंडल आयोग की रिपोर्ट आई 1980 में और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में 10 वर्ष लग गए। और वर्तमान में ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो आरक्षण की जो बात की गई है वह किस समिति के द्वारा की गई, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, और उसकी सिफारिशों को में संशोधन की बात कब की गई, ये तीनों बातें भी हमें पता होनी चाहिए। इससे संबंधित सवाल वहां से बन सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में किया गया। अब जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया जाएगा तो उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उसकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति करेंगे? अनुच्छेद 316 क्लॉज 1 के तहत इसकी नियुक्ति। अगला सवाल बताइए। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब योजना आयोग के अध्यक्ष की बात की जा रही है ना, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो योजना आयोग कैसी कैसी व्यवस्था है? तो योजना आयोग हमारे पास कैसी व्यवस्था है? यह हमारे पास है एक गैर संवैधानिक व्यवस्था है। यह गैर संवैधानिक व्यवस्था है। जब ये गैर संवैधानिक व्यवस्था है तो गैर संवैधानिक व्यवस्था है तो उसका रिजर्व बैंक से कोई मतलब नहीं, उपराष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, वित्त मंत्री से कोई मतलब नहीं, मतलब है हमारे प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वर्तमान में हमारे पास नीति आयोग है, इसकी जगह पर क्या है?
नीति आयोग। ठीक, अगला सवाल। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, और गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत में कब इसको मान्यता मिली, गुट निरपेक्ष आंदोलन को मान्यता भारत में कब मिली, ये भी बताना है। हाँ पीएम, हाँ गुड मॉर्निंग जया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत में मान्यता कब मिली, ये भी बताइए। ठीक है। मार्शल टोटो जो थे, उनके दिमाग की यह उपज थी, मार्शल टोटो के दिमाग की यह उपज थी। लेकिन भारत में ये मार्शल टोटो ने इसको बताया 1955 में, लेकिन भारत में यह संकल्पना आई 1961 में। किसमें, कौन से सम्मेलन में आई थी यह? भारत में बेलग्रेड, बेलग्रेड योजना के तहत आई थी। बेलग्रेड योजना जो थी उसके तहत, उस बेलग्रेड सम्मेलन के तहत ये भारत में इसकी बात, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात 1961 में की गई थी। ठीक, अगला सवाल। भारत के प्रथम भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम की बात जो वहां पे भी प्रथम दिखे तो वो इंपॉर्टेंट है। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के हमारे? वर्तमान में उनका जन्मदिन था, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अगला सवाल बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? किसने नीति, यह देखिए इस कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है? इस कथन से स्पष्ट हो रहा है, हाँ पटेल जी सही है। इस कथन से स्पष्ट हो रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को कम आंका गया है, नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता को कम बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों पे जब हमारे संविधान सभा में जब इस पे चर्चा हुई तो केटी शाह ने इसका बड़ा भी विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि ये तो ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना, करें या ना करें ये राज्य की इच्छा पे ऊपर है। ठीक, केटी शाह हो जाएंगे। अगला सवाल। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति, न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 1/10 होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए, या 1/10 होनी चाहिए। तो ये 1/10 भारत के, कहीं तो इसका वर्णन किया गया होगा, इसका वर्णन फिर संविधान में संशोधन करके किया गया। 101वां संविधान 100 अनुच्छेद क्लॉज 1 में इसकी बात की गई। ठीक, गणपूर्ति की बात की विधि, किस विधि के बाद, उसी विधि में इसका उल्लेख किया गया कि संसद सदस्य, अगर संसद का सत्र चलेगा तो उन विधियों में इसकी भी बात की गई कि गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए, तभी जाके संसद का सदस्य चलेगा। क्लॉज 1 है, क्लॉज 100 का, क्लॉज 3 है, इन सब में इसकी संसद की विधियों से संबंधित बातें की गई। ठीक, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही है बताना, उदारवाद को लेके बताना, उदारवाद को आप क्या समझ रहे हैं उसको लेके बताना। ठीक, अब देखिए उदारवाद लोकतंत्र और उदारवाद, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। उदारवाद जो है वो साम्यवादी और व्यक्तिवादी का मिश्रण है। देखिए अब देखिए उदारवाद जो बात करेगा, उदारवाद वही व्यवस्था हो सकती है जहां पे व्यक्तियों की बात की जाएगी। अब पर्सन टू पर्सन, एक एक व्यक्ति की बात जब की जाएगी ना, वह व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। अब एक एक व्यक्ति की बात की जाएगी और एक एक व्यक्ति तभी बात की जाएगी जब वो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। साम्यवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, समाजवादी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बहुलवादी, मार्क्सवादी, ये सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एकात्मवाद की बात करना ही हमारे लिए उदारवाद की अवधारणा होती है। तो ये क्या हो जाएगा? लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण की बात हो जाएगी। ठीक, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, यह सिद्धांत की बात, इस सिद्धांत में देखिए कहा क्या गया, यह सिद्धांत बात करता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इन्होंने
ये सारी बातें लोकतंत्र को मजबूत कराने की और लोकतंत्र के साथ साथ जनता की बात की। राजनीतिक सिद्धांत जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, यह बात करता है जनता की। अब जब जनता की बात की जाएगी तो वो चार्ल्स मैरियम ने भी की थी, डेविड स्टन ने भी की थी, हेराल्ड लासवेल ने भी की थी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। सर्वत्र जंजीरों से, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है, यह कथन किसका है? और यह कथन कैसी विचारधारा को, देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की जाए, उसको बांधने की बात की जा रही, तो यहाँ पे उसकी इच्छा की बात की, तो जनरल विल को याद की। जनरल विल में जो बातें थी वही बातें इस बात को परिलक्षित कर रही हैं। तो वो कौन हो जाएंगे हमारे, रूसो महोदय हो जाएंगे। ठीक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या, अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? अब देखिए, बताइए। अब यहाँ पे वित्त विधेयक आ गया। वित्त विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताना है हमें। ठीक है, देखिए 109 का संबंध वित्त विधेयक से है, 110 का संबंध हमारे धन विधेयक से है। ठीक, ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, संविधान निर्मित परिषद के वैधानिक परामर्शदाता, परामर्शदाता की बात की जा रही है, जिन्होंने 1 रुपए भी नहीं लिए थे, वह कौन थे हमारे? बीएन राव थे। यह, इन्होंने 60 देशों का संविधान इन्होंने भी अध्ययन किया था। प्रियांशु प्रणाम, सुप्रभात। आइए सवाल के जवाब दीजिए। बीएन राव ने यह वैधानिक परामर्शदाता की बात की जा रही है। ठीक, और निर्माता की बात की जाएगी तो बी आर अम्बेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? झंडा समिति के सदस्य थे, इन्होंने अंतिम हस्ताक्षर किया था। और जितने भी सरकारी सदस्य थे, पटेल जी क्या थे? पटेल जी उप मौलिक अधिकार से उप समितियों के अध्यक्ष थे। केंद्र राज्य संबंधों के बीच समझौते कराने में उप समिति थे, के अध्यक्ष थे। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या बतानी। अब देखिए, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अगर आप कहेंगे तो 395 आ जाएगी। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में अगर उन संरचनाओं को अलग तरीके से देखा जाए कि जैसे क्लॉज है, सब क्लॉज है, उसको भी अगर जोड़ा जाए तो वह 450 है। वह 450 प्लस है, क्लॉज सब क्लॉज को भी जोड़ा जाए। आचार्य जो कि कृपाली किसी भी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नहीं नहीं, मैं राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ। मैं राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैंने कृपालिन की तो बात ही नहीं की थी। मैंने कृपालिन की बात ही नहीं की थी। अगर मुंह से निकला होगा तो फिर, हाँ? मैं राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ। ठीक, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान में से ग्रहण किया? न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान ने कहां से ग्रहित किया है, यह बताना है।
यूएसए, सही है। जहां से न्यायिक बातें आई वहीं से न्यायिक सिद्धांत भी आएंगे, पूर्वावलोकन के सिद्धांत भी, जहां से पहली बार वो चीज होगा तो उसमें अगर कोई चीज संशोधन हुआ होगा। अब आप लोग ये बताइए, एलजीबीटी को वैधानिक मान्यता भारत ने दी, यह किस देश से आया विश्व में? सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? ठीक, अगला सवाल बताना है। ये सवाल अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था, बिहार का हुआ पिछली बार, उसमें पूछा गया था एलजीबीटी को विश्व में मान्यता किसने दी थी? ठीक है, बी है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आ रही है? क्या हुआ? क्या है सर? अच्छा, क्या है सर? अच्छा, क्या है एलजीबीटी पूछ रहे हैं? अरे वो लेस्बियन, गे, बाइपोलर, ट्रांसजेंडर, उनको वैधानिक मान्यता जो देने की जो बात की गई विश्व पटल पे, कहाँ की गई? हाँ, वो बताना है। ठीक। इस साथ बिहार की एमपी में एग्जाम हुआ था, उसमें एलटी ग्रेड वहां के लेक्चरर में आया था, एलजीबीटी को विश्व में मान्यता प्रथम कब दी गई? इसका जवाब बताइए। वो देखिए, वो जो एलजीबीटी की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको विश्व में सबसे प्रथम जो हमारी डेनमार्क सिटी है, डेनमार्क जो कंट्री है, वहां पे 1989 में दिया गया था। और उस अब देखिए वर्तमान में जितने भी एलजीबीटी से संबंधित सुधार होंगे वो सारी प्रेरित होंगे डेनमार्क से। ठीक। ये बताएं भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या? भारतीय संविधान लागू होने की दो तिथियां हैं। ठीक, कुछ अनुच्छेद को पहले लागू कर दिया गया था, कुछ अनुच्छेद को बाद में। हाँ, 26 जनवरी 1950। ठीक। भारतीय संविधान निर्माता परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? अब प्रथम बैठक बताना है। प्रथम बैठक कब हुई थी बताइए? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आप लोग ये बताइए, प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितने, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य थे ये भी बताइए। हाँ, सही है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207 सदस्य। प्रियांशु, समझ में आ गया? हाँ, वो जो पूछ रहे थे तुम। ठीक। और सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207 थी। अगला सवाल। द बुक इंडिया स्ट्रगल, द बुक इंडिया स्ट्रगल ये किसने लिखी थी? बुक इंडिया स्ट्रगल, पांच क्यों बोल रहे हो? द बुक इंडिया स्ट्रगल किसने लिखी थी? द बुक इंडिया स्ट्रगल, क्या लिखा गया है इसमें किताब में? द इंडियन स्ट्रगल बुक में क्या लिखा गया है ये भी बताइए। हाँ, सही है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस कहीं है? सुभाष चंद्र बोस कहीं नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। अब इंडिया स्ट्रगल में लिखा क्या गया है? इसमें स्ट्रगल में लिखा गया है 1920 से 1942 तक जो भारतीय राजनीतिक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जो बदलाव हुए हैं उसकी चर्चा इस किताब में की गई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस किताब को लिखा गया। गुट निरपेक्ष एक वैश्विक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? गुट निरपेक्ष एक वैश्विक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? इससे पहले अभी हमने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव हमारे विश्व पटल पे किसने रखी, और भारत के पटल पे बात की जा रही है तो हमारे पंडित नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को वैश्विक पटल के रूप में लेके हैं। ठीक।
संपत्ति संबंधित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप देखिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी को लेके वर्तमान में अंबेडकर और महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का आशय क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। वर्तमान में जो अंबेडकर और गांधी को लेकर जो विवाद खड़े होते हैं वह इसी सिद्धांत को लेकर खड़े होते हैं। गांधी जी का ये सिद्धांत था, महात्मा गांधी जी का सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर, इन्होंने कहा था कि आप बाधित मत कीजिए जनता को, आप बाधित मत कीजिए। अब क्या कहा जाता है, सामाजिक आर्थिक आधार पे जो बड़ी पूंजीपतियां, जैसे मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए की आपकी कंपनी है, उस कंपनी से कहिए कि आप, अब वर्तमान में कहा जाता है कि 2% आपको सामाजिक आर्थिक वर्गों के लिए सुधारों के लिए बात करनी चाहिए, उनमें पैसा देना चाहिए। ट्रस्टीशिप मतलब कि आप ट्रस्ट निर्धारित कर दें समाज सुधार के लिए कि आपको कहां कहां पैसे देने, कहां कहां पैसे नहीं देने, ठीक है, उसकी बात की गई है। अगला बताना है कि राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका? राज्य। अब देखिए ये बात वही व्यक्ति कहेगा जो राज्य के सिद्धांत को नहीं मानेगा। जब बाधा उसको की जा रही, वो कहेगा कि राज्य विहीन समाज की बात की जाएगी। तो राज्य विहीन समाज की बात कौन कर रहा है, किसने की थी? हमारे टीएच ग्रीन महोदय ने की थी। टीएच ग्रीन महोदय ने की थी। प्लूटो ने तो राज्य को बहुत मजबूत कहा था, हेगल ने भी राज्य को मजबूत कहा था, और क्रिस्टन ने भी राज्य को बहुत मजबूत बनाने की बात की थी। ठीक, तो जो टीएच ग्रीन है, या व्यक्ति को प्राथमिकता देने की, बाधाओं के मार्गों को खत्म करने की बात की गई थी। ठीक, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सरप्लस सिद्धांत कौन कह रहा है? सरप्लस सिद्धांत हमारे कार्ल मार्क्स महोदय कहेंगे। ये कहेंगे जो 100 करोड़ रुपए आए, उस 100 करोड़ में जो 40 करोड़ रुपए वो पूंजीपति रख ले, और जो 60 करोड़ रुपए जो बच रहा है वह समाज में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक, सरप्लस सिद्धांत का मतलब ये है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक थे, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक मतलब इंडिविजुअलिज्म की बात कौन सबसे पहले कर रहा है? इंडिविजुअलिज्म की बात कौन सबसे पहले करेगा? इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे हमारे, हाँ देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे। ठीक है। किसने द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक किसने लिखी, और इस बुक में लिखा क्या गया है? स्पिरिट ऑफ लॉ में क्या लिखा गया है? मॉन्टेग्यूस, मॉन्टेग्यूस। अब देखिए स्पिरिट ऑफ लॉ, जब हम ऐसे याद करेंगे ना, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है अगर कोई कानून है, देखिए जैसे कोई कानून बन गया, इसके पीछे के मकसद क्या होने चाहिए, उस कानून को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, उसकी बात की गई है कि वो पर्पस, किस पर्पस से अगर आप कोई कानून बना रहे हैं तो उस कानून का पर्पस क्या है, ये बात द स्पिरिट ऑफ लॉ में है। उसकी भावना क्या, उस कानून की भावना क्या है, उसकी बात की गई है। उपयुक्तावादी सिद्धांत के जनक कौन थे? उपयुक्तावादी सिद्धांत के जनक कौन थे यह बताइए। राज्य और शासन के सिद्धांत के बारे में लिखा गया। हाँ, राज्य नहीं, मैं बता रहा हूं मेन सिद्धांत, मेन उद्देश्य है कि जो लॉ बनाए जा रहे हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है। वो ऐसा तो नहीं कि वो क्या कहते हैं, समाज के एक वर्ग विशेष की बातों को नकारने के लिए बनाया गया है, वो समाज में अराजकता फैलाने के लिए बनाया गया है, ऐसा ना हो। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है और किसने दिया था? हमारे जेम्स बेंथम महोदय ने दिया था। ठीक, सही है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कौन दे रहा है? राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत हमारे जेम्स महोदय दे रहे हैं, जेम्स फर्स्ट। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात की गई है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हमारे बी आर अम्बेडकर थे। तो इसमें बी आर अम्बेडकर कहीं है? कहीं नहीं है। आप लोग एक काम और कीजिएगा, आप ये बात याद रखिए, दो तीन चीजों का हमेशा क्रम पूछता है। एक राष्ट्रपति का क्रम,
उपराष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, प्रधानमंत्री का क्रम, और क्या कहते हैं, कानून मंत्री का क्रम। इसको रट डालिएगा, 4 सवाल मिलेंगे आपको यहां से। सन के साथ रटा होना चाहिए। 4 सवाल मिलेंगे आपको यहां से, 4 सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बताना है। कोफी अन्ना। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी, यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन, मानव जीवन को निम्न स्तर का बताया गया है और राज्य को उच्च स्तर का बनाया गया है कि राज्य मजबूत होना चाहिए। सर एक तरफ से पूरा लिख दीजिए जितना क्रम है, ठीक है। मैं इसको ना जब हम सेशन में अपने आएंगे थ्योरी वाले सेशन में, उसमें मैं पूरा क्रम से लिखवा दूंगा, ठीक। हाँ, ये कौन से हमारे हेब्स महोदय है, ठीक, हेब्स महोदय, ठीक है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दार्शनिक राजा का सिद्धांत मतलब कि राजा जो होना चाहिए वह एक दार्शनिक होना चाहिए, यह कौन कह रहा है? प्लूटो महोदय कह रहे हैं, प्लूटो महोदय कह रहे हैं। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य संख्या की बात की जाएगी तो भारतीय राजनीति में वर्तमान सदस्य संख्या हमारी कितनी है? देखिए संविधान में उल्लेख है 250 और वर्तमान में है 245। सर हम, चलिए मैं इस पे करा दूंगा, एक आध सेशन में लेके आऊंगा इसमें सब कि इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। इसमें बताइएगा समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? रूसो ने जनरल विल की बात की, ठीक। रक्त संबंधी समाज को जन्म देता है और कलात्मक में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? रक्त संबंध की बात की गई है कि समाज की उत्पत्ति परिवार से हुई है, परिवार का जन्म दोनों दो व्यक्तियों के बीच से हुआ है और उस परिवार से समाज बना है, ठीक। तो यह किसका है? यह हमारे माई केवर महोदय का है, माई केवर महोदय का है, ठीक। अगला सवाल, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? फेडरल स्ट्रक्चर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? फेडरल स्ट्रक्चर जो है यह उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा का राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। जो इनको वोट देगा उसी के प्रति उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? भारत के राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? सही है, कौन सा हो जाएगा? 74वां हो जाएगा। आप मुझे राज्य के विषय में बताइए, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल विधानसभा की शर्तों को माने, वह किस अनुच्छेद में है ये भी बताइए। राज्यपाल विधानसभा की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो, राज्यपाल विधानसभा की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो किस अनुच्छेद में है? बताइए किसमें है। अब देखिए राष्ट्रपति पढ़ा है तो राज्यपाल भी यहीं पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा, 163, 150, 60, 163 है, 163 है, ठीक। अगला सवाल, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक, दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है और भारत में कुल कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है ये भी बताना है, ठीक। इसका हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं? 352 में, 356 में और 360 वित्तीय में, ये तीनों समय में आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, ठीक।
संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के में मौलिक अधिकार, संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये बताना है। संकटकालीन स्थितियों में नागरिकों के मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताना है, कि वह स्थगित किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पे होगा कि राज्य की इच्छा पे होगा। देखिए संकटकालीन स्थिति में क्या होगा, संकटकालीन स्थिति में हमारे पास स्थगित किए जा सकते हैं, बस किसको किसको छोड़ के, 20 और 21। ठीक, अगला सवाल, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश के लिए किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हुए हैं भारत में, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। कौन से ये कहां पर है, ये भाग 4 में है, कहां से कहां तक, 36 से 51 तक। ठीक, अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। ये कब किया गया था, सही है, हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और फिर हमारे पास जो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए सारा खेल इसी का था, सब इमरजेंसी से लेके सारी बातें अगर आप पढ़ेंगे तो वो संपत्ति के अधिकार की बात थी। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, सरकार ऐसे ही किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। तो ये कब आया, 1978 में आया। मैं जब आपको संशोधन का इतिहास पढ़ाऊंगा, मैं बेयर एक्ट से सारी चीजों को रिलेट करके जब पढ़ाऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐप पे हम लोग पढ़ेंगे उस बातों को, हाँ, कि याद करने का, पॉलिटी इट्स अ मैथमेटिक्स। और किस में चला गया ये, हमारे 300 क में चला गया। पॉलिटी जो है, पॉलिटिकल साइंस है, वो एकदम गणित है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है, 356 का क्या महत्व है यह बताना है। यह किससे संबंधित है, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक, किससे संबंधित है, हाँ, राज्य की संवैधानिक मिशनरी अगर विलंब हो जाती, किसी राज्य में संविधान की बात नहीं की जाती, ठीक, तो वहां पे संवैधानिक मिशनरियों को राष्ट्र से संबंधित जो राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात की गई है वह उसी से संबंधित बात की। राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित सशस्त्र विद्रोह की बात इसमें नहीं की गई। राष्ट्रपति शासन नहीं, किसी राज्य में आंतरिक अशांति आपातकालीन घोषणा 52 में की गई, लेकिन 56 में किया गया, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति, यह किससे, किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह किस भाग में है, यह हमारे भाग में है, भाग 18 में। ठीक, भाग 18 में भी सही है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो क्या हो जाएगा, 53वां 73वां संविधान संशोधन। यह कब आया, यह आया 1992 में आया। ठीक, प्लूटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है, सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है बताया गया है। देखिए जो प्रशासक वर्ग होता है ना वो सामाजिक, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप समाज का हिस्सा कौन होगा, अगर आप किसी जिले में डीएम बन जाते हैं, ठीक, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप किसी जिले में चपरासी रहते हैं, प्यून रहते हैं, ठीक है, मैं किसी पद की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, या आप बेरोजगार रहते हैं, तो क्या आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समाज ही नहीं करने देगा। तो जो प्रशासक वर्ग होता है वो राज्य का हिस्सा नहीं बताया गया। ठीक है, उसके पास अलग एक, हाँ ठीक है।
जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक अवधारणा की बात की जा रही तो डेमोक्रेटिक अवधारणा किससे होगी? लोकतंत्र में लोग मार्क्सवादी विचारधारा होगी ना, उन्होंने तो बात किया था लोकतांत्रिक विचारधारा, वर्ग संघर्ष की बात की थे कि सब पावर ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, शोषित तो हमेशा नीचे वाला ही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल्स राइट की बात हमारे मार्क्सवाद ने की थी। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक जो है वह व्यक्तिवादी अवधारणा से प्रेरित थे। ठीक, तो आज का हमारा सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आपने अपने यार दोस्तों को शेयर किया होगा सेशन, और नहीं शेयर किया होगा तो देख लिया है तो फिर से शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। आप लोग सत्र में आए, इन सब के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं, ऐप पे बैचेस चलना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग क्वेरी लीजिए, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल कीजिए और बात कीजिए। सारे सेशन हैं, सब में आपको पीडीएफ, एमसीक्यू और थ्योरी क्लासेस भी सारी चीजें मिल रही है। बड़ा अच्छा सेशन है, आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक, हर सब्जेक्ट के लिए चल रहा है। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, अपने कमेंट सेशन, अपनी जो सुझाव होंगे, हाँ वो सुझाव इस कमेंट सेशन में जरूर डालिएगा कि आपको और क्या चाहिए और कैसे सुधार किया जाए। कि सिलेक्शन हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि सिलेक्शन किसी भी तरीके से आया, सिलेक्शन आना चाहिए। ठीक है, हाँ सिलेक्शन आना ही जरूरी है। ठीक, चलिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग का दिन शुभ कामना हो। नमस्कार।